गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी गलती हुई है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार ने इस बार जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है उसका मूल मकसद बाजार में मांग पैदा करना है। मांग पैदा होगी तभी उत्पादन जोर पकड़ेगा और निवेश का रास्ता खुलेगा। कोरोना महामारी संकट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में मांग, खपत, उत्पादन, निवेश जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख कारक एकदम नीचे चले गए हैं। ऐसे में अब पहला काम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का है। इस साल मई से यह तीसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ रुपए के पहले के दो पैकेजों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए था, लेकिन अभी तक इन दोनों पैकेजों का कोई चमत्कारिक असर देखने को नहीं मिला। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अब आने वाले 2 महीने त्योहारी मौसम के हैं और इन्हीं 1.5-2 महीनों में लोग घर, गाड़ी से लेकर तमाम उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा संकट इस बात का बना हुआ है कि लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं और पैसा बचाकर रखने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके पास खर्च करने को पैसा ही नहीं है। ऐसे में बाजार में मांग कैसे जोर पकड़ेगी? सरकार ने इस बार कर्मचारियों से पैसा खर्च करवाकर मांग पैदा करने का फार्मूला अपनाया है। हालांकि ये पैकेज कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका महत्व इस लिहाज से है कि लोगों को पैसा दिया जाए और उसे वे खर्च करें। इसलिए कर्मचारियों को जो पैसा मिलेगा वह सशर्त है। ऐसा नहीं कि वे उस पैसे को भी जमा करके रख लें। अभी तक हो यह रहा है कि लोग अर्थव्यवस्था की हालत को देखकर घबराए हुए हैं। ऐसे में हर कोई पैसा बचा कर रख रहा है। इसलिए केंद्र ने जो अब कदम उठाया है उसका संदेश यही है कि पैसा लीजिए और खर्च कीजिए। कर्मचारियों को यात्रा अवकाश भत्ता LTC अब नकदी के रूप में मिलेगा, लेकिन इस रकम का उपयोग 31 मार्च 2021 तक उन्हें उन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करना होगा जिन पर 12% या इससे ज़्यादा GST लग रहा है। इसी तरह कर्मचारियों को जो 10,000 रुपये बतौर अग्रिम बिना ब्याज का दिया जाएगा उसकी अदायगी भी 10 किस्तों में होगी। अब देखना यह है कि सरकारी कर्मचारी इसका कितना लाभ उठाते हैं और बाजार को उठाने में भागीदार बनते हैं। राज्य सरकारों के लिए भी केंद्र ने पिटारा खोला है। पूंजीगत खर्चों के लिए केंद्र राज्यों को 12,000 करोड़ बिना ब्याज के
कर्ज के रूप में देगा। राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए रियायतों की घोषणा चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन यह उनकी माली हालत पर निर्भर करेगा। देश में केंद्रीय कर्मचारियों, लोक उद्यमों में काम करने वालों, बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन आबादी के हिसाब से नियमित आय वाला यह वर्ग छोटा है। देश में आबादी का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कामगारों की तादाद भी काफ़ी बड़ी है, पर निजी क्षेत्र में भी कामगारों के बड़े हिस्से को सरकारी कर्मचारियों के समान न तो ज़्यादा वेतन भत्ते मिलते हैं, न पेंशन जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा है, जबकि अर्थव्यवस्था में इस वर्ग की भागीदारी भी बड़ी है। अगर देश में हर तबके के हाथ में नकदी देने का उपाय हो तो खर्च बढ़ाकर जीडीपी को रफ्तार देना मुश्किल काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैसी आपराधिक घटनाएं लगातार आ रही हैं, उससे यही लगता है कि राज्य में अपराधी तत्वों का हौसला उफान पर है और उनके भीतर पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। अब हालत यह सामने आ रही है कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कोई नेता अपनी मनमानी और गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है और पुलिस मुंह ताकती रह जाती है। ताज़ा घटना बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव की है, जहां दो दुकानों को लेकर हुए विवाद में एसडीएम और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एक भाजपा नेता ने एक स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वह मौके से फरार भी हो गया था। सवाल है कि इस घटना को कैसे देखा जाएगा। आखिर उसके भीतर यह हिम्मत कहां से आई कि पुलिस और उच्च अधिकारियों के वहां मौजूद होने के बावजूद उसे गोली चलाने में कोई हिचक नहीं हुई। भाजपा अब यह कह सकती है कि उससे पार्टी का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण से मिली निश्चिंतता के बिना संभव हो पाती हैं। इसके अलावा राज्य में पिछले कुछ समय से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध एक तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं। हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुई बर्बरता के बाद देश भर में पैदा हुए आक्रोश के बीच राज्य सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। कम से कम इसके बाद पुलिस और प्रशासन इस तरह सक्रिय होती कि अपराधी मानस वाले लोगों के भीतर खौफ पैदा होता और वे किसी अपराध को अंजाम देने से डरते। लेकिन अब भी बलात्कार और हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। खास तौर पर दलितों और कमजोर तबकों के खिलाफ अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हाल ही में अपने घर में सो रही 3 दलित बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। अब बाराबंकी में भी बुधवार को एक दलित लड़की खेत में धान काटने गई और वहीं कुछ बदमाशों ने उसके हाथ बांध दिए, बलात्कार किया और नृशंस तरीके से हत्या कर दी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि शुरुआत से ही सब कुछ साफ होने के बावजूद पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन गुरुवार को जब पोस्टमार्टम में बलात्कार के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई, तब जाकर पुलिस ने बलात्कार से संबंधित धाराएं जोड़ी। विडंबना यह है कि जिन मामलों में पुलिस को तुरंत
सक्रिय होकर कार्रवाई करनी चाहिए। अपराधियों को पकड़ने का अभियान चलाना चाहिए। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। वहीं उसका रवैया ऐसा रहता है मानो वह किसी तरह मामले से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। उसकी इस उदासीनता से ऐसा संदेश जाता है कि वह अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। स्टॉप।